जय हिंद साथियों, दोस्तों, मित्रों, ऑडियंस, श्रोतागण, जितने भी वॉच करने वाले हैं हमारी इस चैनल को, हम उन सबको तहे दिल से जन्माष्टमी यानी जो एक कन्हैया जन्माष्टमी है और चेहल्लुम है, दोनों का बधाई देता हूँ। और आप लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आए, यह मैं अल्लाह ईश्वर गॉड परमात्मा जगदीश प्रभु जगन्नाथ मालिक खुदा से प्रेयर प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग खुशहाल रहें और चैनल को देखते रहें, अपने बच्चों को दिखाते रहें, मित्रों में शेयर करते रहें, सब लोग इससे ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें। देखिए दोस्तों, आज मैं चैनल पे आया हूँ, आप लोगों को 3 बात देकर जाऊँगा। एक, आपको बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक जानकारी वाली, आप लोगों को ज्ञान से भरपूर कहानी सुनाऊंगा। उसके बाद में आप लोगों को गणित का जादू दिखाऊंगा। फिर उसके बाद में क्षेत्र मित्र मेंसुरेशन से रिलेटेड संबंधित आप लोगों को बढ़िया सा गणित का सूत्र और उस पर आधारित प्रश्नों को आप सभी लोगों को समय न लेते हुए आप सभी लोगों को सर्वप्रथम मैं कहानी की ओर लेकर चलता हूँ। एक समय की बात है, एक गांव था। उस गांव में एक पशुपालक रहता था जो पशुओं को पालता था, और दूसरा एक कृषक रहता था जो खेती किसानी करता था। और वो अपने पशुओं को पालता था, उसी से जो बाल मिलता था, दूध मिलता था, या जानवरों को बेचता था, उसी से जो उसे पैसा मिलता था, अपना जीवन यापन करता था। किसान अच्छी खासी फसल को लगाता था और उससे जो फसलें होती थी ये उसे बेच करके मार्केट में बाजार में सेल करके अपना पैसे कमा करके अपना जीवन यापन वो भी करता था। एक समय की बात है कि पशुपालक अपनी भेड़ों को लेकर के उसके खेत के पास से गुजर रहा था। उसके खेत में तिल, आप लोग जानते हो, जिससे तेल निकाला जाता है, एक तिल होता है जो बरसात के मौसम में बोया जाता है। इस समय उसकी रोपाई की गई है, तो उसका तिल लगा हुआ था। तिल की एक छीमी, उसका एक छीमी, एक फल तिल की आप लोग छीमी तोड़ के देखे होंगे तो आप स्टोरी भी समझ जाएंगे। उसकी एक छीमी उसकी एक भेड़ खा लेती है। वो वहाँ से आता है और बहुत ही गुस्से में, बहुत ही एंग्री होकर, बड़ा ही नाराज होकर के, और दिल के अंदर ईर्ष्या से भरी हुई आग को लेकर के उसे वह थाम ना पाया, उसकी भेड़ को उसने जान से मार दिया। दोनों में तू मैं होने लगी। गांव के सरपंच जी आए और अदर सम्मानित लोग भी आए, समझाने लगे। तो वह बोला, मैंने भेड़ को इसलिए मार दिया है क्योंकि भेड़ ने मेरे जो तिल था उसकी फली को खाया है। और वह व्यक्ति बोलता था, मेरे भेड़ को आपने मार दिया है, बोलते तो मैं आपको तिल के एवज में जो भी नुकसान किया होता हर्जाना भर देते। वह बोला, ठीक है, चलिए, मुझसे गलती हो गई। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो दिमाग को खा ही लेता है। मेरा दिमाग कट गया था, काम नहीं किया, मेरी बुद्धि विवेक छीन गई थी, मैंने मार दिया, आपकी भेड़ मर गई। आप बताइए, जो भेड़ का हर्जाना हो वो मैं भर दूं। दोनों में बात तय नहीं पड़ रहा था। आप लोग सोचेंगे कि इस वीडियो में क्या रखा है। जब वो भेड़ को मारा तो भेड़ को जब उसने मार दिया तो उसका पैसा देने को वो तैयार है, और वह उसकी तिल की फली को अपनी भेड़ से खवा लिया। उसकी भेड़ ने उसकी फली को खा लिया तो वो फल का दाम देने के लिए तैयार है। तो मामला तो एकदम क्लियर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखते रहिए अभी क्या क्या होता है। अब दोनों का मामला कटने वाला नहीं था, न उसका मैटर, समस्या जो थी, प्रॉब्लम भी थी, उसको गांव के सरपंच जी हल कर पाए, न कोई हल कर पाया। दोनों लोग जा करके एक राजा के दरबार में पहुँचे, अपनी गुहार लगाए, ये महाराज की जय हो, महाराज मेरी बात को सुनिए, मेरे पास विपत आ गई, संकट आ गई, मेरे फली को इसने अपनी भेड़ से खवा लिया है और यह मुझे उसका हर्जाना नहीं दे रहा है। और वह बोला, भेड़ वाला महाराज की जय हो, महाराज इसने मेरी भेड़ को जान से मार दिया है, उसका हर्जाना नहीं दे रहा है। महाराज बोले, आप इसके भेड़ का हर्जाना दे दीजिए या इसके खाए हुए फलियों का हर्जाना दे दे, दोनों का मैटर सॉल्व हो जाएगा। सर्वप्रथम पूछा गया तिल वाले से कि बोल, तुम्हारी तिल कितने रुपए की थी, उसका हर्जाना ये भेड़ वाला भर दे। तिल वाला बोला, दुहाई सरकार की है,
मेरे पास जो छीमी लगी थी उसमें बहुत सारे दाने थे। उस दानों को अगले साल मैं बो करके उगा करके एक बिस्वा कम से कम तिल की फसल तैयार करता। फिर उन तिलों के बीज को मैं एकत्रित करके कम से कम 10 बीघा में लगाता। फिर उसे मैं करके मालूम नहीं कितने खेतों में बुआई करता। फिर उन्हें एकत्रित करते पूरे जनपद, पूरे स्टेट में, पूरे कंट्री में तिलों की खेती करता। सरकार, इसकी गणना करना बड़ी मुश्किल है। आप कहीं थोड़ा बहुत मुझे 1-2 करोड़ रुपया दे दिया जाए। उससे बोले भेड़ वाले से कि बोल तुम्हारा कितना हर्जाना हुआ। भेड़ वाला बोला दुहाई सरकार की है, मेरी भेड़ गर्भवती थी, वो 2 बच्चे देती और उसके बच्चे बड़े होकर 2 बच्चे देते, उसके बच्चे बड़े होकर के 2 बच्चे देते, उसके बड़े बड़े बच्चे जब हो जाते वो भी 2 बच्चे देते। ऐसे ऐसे करके मेरे पास अरबों खरबों भेड़ हो जाती और उनका अरबों खरबों का बाल बिकता, अरबों खरबों के वो नगद बिकते। उनसे मेरा बहुत लॉस हुआ, बड़ा नुकसान हुआ, बड़ा खसारा हुआ, बड़ा घटी लगा है। तो है सरकार की है, मुझे कहीं कम से कम 10-20 करोड़ रुपया दे दिया जाए। राजा बोला ऐसा ये मैटर समझ निपटने वाला नहीं है। इन लोगों के मैटर को अभी कुछ समय दिया जाए, फिर उसे सॉल्व किया जाएगा। अब राजा पर दिन उन्हें बुलाता था और फिर भेज देता था कि जब इनका गुस्सा खत्म हो जाएगा, दोनों धीरे धीरे खुद सुलह हो जाएंगे। तब तक मामला उलझता गया। जो भेड़ वाला था उसके पास एक गाय भी थी। जो कृषक था रात्रि को गया, उसके गाय के गर्दन को ऐसे रस्सी में बांधा कि उसका गर्दन कस गया और गाय वहीं पर मर गई। उस पर गौ हत्या लग गया। वो गांव गांव भीख मांगने लगा। फिर उससे उद्धार हुआ और जो गाय वाला था उसके पास गन्ने की खेत लगा था, उसको उसने जा कर के जला दिया। उसी समय गेहूं भी था, उन सबको उसने क्षतिग्रस्त कर दिया। वो भी गरीब हो गया। दोनों एक दूसरे को खोजने लगे, एक दूसरों की छत पहुंचाने लगे, नीचा दिखाने के लिए दोनों बर्बाद हो गए। एक जगह पर सड़क बन रही थी और वहाँ पर मिट्टी की पटाई हो रही थी। दोनों लोग वहाँ काम करने पहुँचे तो एक लोग अपने घर से थोड़ा रोटी लेकर गए थे, एक लोग के पास रोटी कम था। वो नमक और मिर्चा लेकर गए थे, यानी चटनी कहिए, तो वो लेकर गए थे। उसी को फाँक फाँक कर काम चलाते थे। दोनों भूख से तड़प रहे थे। फिर रोटी वाला बोला मुझे थोड़ा चटनी दे दिया जाए, चटनी वाला बोला मुझे थोड़ा रोटी दे दिया जाए। फिर वह दोनों बात करते करते जब दोनों बात करने लगे, बात करते करते समस्या यह आया कि उसने सारे अपने दास्तान को सुना दिया कि मैंने आपके साथ इतना धोखा किया, और उसने सुना दिया कि मैंने आपके साथ इतना धोखा किया। फिर दोनों बोले ऐसे यदि हम दोनों एक दूसरे को नीचा खिलाते रहेंगे तो हम सब खुद ही नीचा खा जाएंगे, अतः हम दोनों को अब सुलह हो जाना चाहिए। दोनों जाकर के राजा के दरबार में पहुँचे और फिर सुलह हो गए। तो साथियों, ऐसा ना हो कि आपका कोई पड़ोसी हो, आप उससे इतना ईर्ष्या करते हो कि उसे नीचा खिलाने के चक्कर में आप खुद बर्बाद हो जाएं। कहते हैं ना, किसी को सोता देखकर नींद नहीं आती है। लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। ये सब गंदी आदत छोड़िए और अपने सोच को पॉजिटिव करिए। चलिए हम आप लोगों को गणित का जादू सिखाते हैं। चैनल पर बने रहिए। वीडियो को आप किसी व्यक्ति से बोलें कि आप कोई संख्या सोचिए अपने मन में। आप अपने ये जादू आप किसी को भी दिखा सकते हो, अपने घर में, स्कूल में, कहीं पर भी किसी से बोलिए आप कोई संख्या सोचिए। माना वह व्यक्ति संख्या सोच लिया 65। क्या सोचा? 65। उससे बोलिए कि जो आप सोचे हो उसको अपने मन में रखे रहिए। अब वो अपने मन में रख लिया 65। अब उससे बोलिए जो आप संख्या बोले हैं उसके अंकों को जोड़िए। अब वह अपने मन के अंदर उनके अंकों को जोड़ा तो कितना हो गए? 11। कितना हो गए? 11। अब उससे बताइए जो संख्या आपने जोड़ी है उसमें से अंकों का जोड़ घटा दीजिए, तो वो यहाँ पर 11 को लेस कर देगा, घटा देगा। यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आएगा 54। अब उससे बताइए कि आप जो संख्या सोचे थे
उसके अंकों को जोड़ा और अंकों के जोड़ को उस संख्या में से घटाया, लेस किया, उसके बाद में कुछ आपके पास संख्या बची होगी, वह बताएगा हाँ मेरे पास संख्या बची है। अब उन संख्या में कितने अंक हैं उससे पूछिए। वो बोला 2 अंक हैं। आप उससे बताइए कि वहाँ पर एक अंक कोई आप काट दीजिए। अब वहाँ पे या तो इस अंक को एकदम काट देगा, इस अंक को वह एकदम काट देगा। अब आप कहिए कि जो कौन सा अंक अब बचा है, वह व्यक्ति बताएगा कि 5 बचा हुआ है। तो उससे बता दीजिए कि आपने 4 को काटा है। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे मैं समझ गया हूँ, अभी आप समझ जाओगे। यदि उसने यहाँ पर 4 लिखा रखा है, इस अंक को उसने काट दिया है। अब पूछे बताए वह कि मैंने एक अंक को काट दिया है और जो बचा अंक है वो अंक 4 है, तो उससे बता दीजिए आपने 5 काटा है। वो कहेगा कैसे, वो आश्चर्यचकित होगा, अचंभित होगा कि कैसे आप समझ गए। तो जो अंक बचेगा उसी अंक को आप 9 में से घटा दीजिए। माना वो 4 बोलता है, 9 में से 4 को घटाओ, उसने 5 मिटाला है। यदि वह 5 बोलता है तो 9 में से 5 को घटाओ तो 4 मिटाला है, और 4 बोलता है तो 9 में से आप 4 को घटाओ तो 5 मिटाला है। इसी प्रकार से आप ये समझ जाइए, जो अंक को बताएगा उसे 9 में से घटा दीजिएगा, वह दूसरा अंक मिल जाएगा। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति से आप कहिए अपने मन के अंदर कुछ संख्या सोचो। माना वह व्यक्ति अपने मन के अंदर सोच लिया 72। माना उसने अपने मन के अंदर सोच लिया कितना, 72। अब उससे बताइए जो संख्या आपने सोचा है उसके अंकों का जोड़ करो। तो वो जैसे ही 7 और 2 जोड़ेगा, अंकों का जोड़ कितना आ जाएगा, 9। अब अंकों के जोड़ को उससे बता दो कि आप घटा दीजिए। तो अंकों के जोड़ को जब वो घटाएगा तो कितना आ जाएगा, 63। अब इस संख्या में से उससे बोल दो कि कोई एक अंक आप मिटाल दीजिए। यदि वो यहाँ पर 3 मिटाल देगा तो ये जो बची संख्या है 6, इसको 9 से आप घटा देना, बस 3 आपको मिल जाएगा। यदि वह यहाँ से 6 को मिटाल देगा तो 9 से 6 घटा देना तो 3 मिल जाएगा, और यदि 6 को मिटाल देगा तो 9 में से 3 घटाना 6 मिल जाएगा। आप सोचोगे ऐसा हर सवाल में लागू नहीं होगा। आप कमेंट में लिखना, दुनिया का ऐसा कोई सवाल नहीं है जो इस नियम से लागू ना हो। आप 2 अंकों की कोई भी संख्या सोचिए, उस संख्या में से अंकों का योग करके घटा दीजिए। अंकों का योग करके जब घटाएंगे जो संख्या बचेगी उसमें 2 अंक रहेंगे, और उन अंकों में से एक अंक यदि वह बता ले जाएगा तो दूसरा अंक आप खुद बता ले जाएंगे, चाहे वो दहाई का बताए या इकाई का। जो अंक वो बताएगा उसे 9 से घटा देना, जो आएगा समझिए वही अंक। उस मेरे शरीर का कितना आयतन है इसे मुझे निकालना हो तो हम कैसे निकालें। कोई पत्थर है उसका आयतन मुझे निकालना हो तो कैसे निकालें। मैं कितने लीटर का हूँ इसे निकालने के लिए, तो ये बड़ा सा आसान तरीका है। एक ड्राम ले लीजिए, ड्राम में पानी भर दीजिए और उस ड्राम में पानी एकदम मुंह तक लबालब भर दीजिए। उसके नीचे एक बड़ा सा पात्र रख दीजिए, फिर उसमें पत्थर को डालिए। जितना पानी बाहर निकल जाएगा उस पानी को नाप लीजिए, उतना ही आयतन उस पत्थर का होगा। यदि किसी व्यक्ति को नापना चाहते हो कि किसका आयतन ज़्यादा है, उस व्यक्ति को वो ड्रम में खड़ा कर दीजिए। खड़ा करने के बाद में उस व्यक्ति को ड्रम में खड़ा कर दीजिए। खड़ा करने के बाद में जितना पानी बाहर निकलेगा उसे आप नाप लेना। नाप लेंगे आप उतना पानी, उतना ही उसका आयतन होगा। क्योंकि यह नियम है, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया आयतन और किसी वस्तु द्वारा घेरा गया आयतन पात्र से बाहर निकले जल के आयतन के बराबर होगा। इसके लिए यह सिस्टम है, या तो किसी व्यक्ति को ड्राम में या किसी वस्तु को डालकर पानी भर के बराबर कर देंगे, फिर वस्तु को बाहर निकालेंगे, जितना आयतन उसका खाली हो जाएगा समझना उसका आयतन उतना है। ये आसान आकार कोई तालाब है, खेत है, कपड़ा है, वस्तु है, उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालें। माना एक ऐसे गोल ग्राउंड है, मैदान है,
तो इसके जो मध्य स्थित है, यहाँ से ये रेडियस है, त्रिज्या है, इसे हम कैसे निकालें, या यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होती है इसे d से लिखते हैं, व्यास कहते हैं, इसे हम कैसे निकालें, और या इसके चारों तरफ का जो राउंड है, एरिया है, इसे परिध कहते हैं, परिध कहते हैं, परिध इसे क्या कहते हैं, परिध, इसे p से लिखते हैं, इसे हम कैसे निकालें, और या इसका जो पूरा एरिया है, क्षेत्रफल है, इसे कहते हैं क्षेत्रफल एरिया, तो इसे जो है इसे ये से लिखते हैं, तो इसे किससे लिखते हैं, ये से, तो हम इसे कैसे निकालें, और यदि इसमें ऊंचाई पैदा कर दिया जाए तो ये एक गोला, एक बेलन बन जाता है, तो उसका आयतन कैसे निकालें, और बेलन का वक्र पृष्ठ कैसे निकालें, और संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालें, इसका मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। वीडियो को देखिए, मुश्किल से 5 मिनट में मैं भी सारी चीज़ों को बताया देता हूँ। तो देखिए, यदि हमको उसका परिध दिया है, क्या दिया है, परिध, परिध दिया है, और हमसे पूछा जा रहा है उसकी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी होगी, तो इसका सूत्र हम इस माध्यम से निकालेंगे, 2πr बराबर होता है परिध, क्या होता है, परिध, तो r हमको निकालना है, r बराबर हो जाएगा परिध, परिध अपान या बटे 2π, और पाई का मान आप लोग समझ लीजिए होता है 22/7। पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7। अब r निकाल लेंगे, यदि उसका व्यास दिया हो और r पूछा जाए तो r बराबर होते है d/2, यानी व्यास का आधा कर दिया जाए तो त्रिज्या हो जाती है। यदि उसका क्षेत्रफल दिया है तो आप लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल ये बराबर क्या होता है, πr²। तो अब यहाँ पर पाई आएगा, हो जाएगा ये बटे पाई, वो भी अंडर रूट में, तब बराबर क्या आ जाएगा, r। तो इस प्रकार से आप लोग r दिया हो तो उससे क्षेत्रफल निकालना, या क्षेत्रफल दिया हो तो उससे r फार त्रिज्या निकालना, यदि व्यास दिया हो तो उससे त्रिज्या निकालना, त्रिज्या दिया हो तो उससे व्यास निकालना, सब आसान है। तो हमने भी क्या बताया कि त्रिज्या, त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास, व्यास को लिखते हैं d से, त्रिज्या को लिखते हैं r से, बाटे हो जाएंगे 2, और फिर उसके बाद में परिध, परिध, परिध को c से लिख देते हैं, तो परिध c बराबर होता है, जान समझते हो क्या, 2πr, 2πr। अब यहाँ पर हमें r निकालना हो तो परिध, परिध c बटे 2π बराबर हो जाएगा r। तो इन सूत्रों के माध्यम से हम सब निकाल सकते हैं। और फिर इसके बाद में व्यास, व्यास बराबर होता है, क्या होता है, त्रिज्या, त्रिज्या बटे 2, त्रिज्या को 2 से भाग दे देते हैं तो व्यास निकल आता है। इस प्रकार से हम सवाल को लगाने जा रहे हैं। अब देखिए, अभी हमको माना कि एक बेलन है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ निकालना है, तो उसे हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, एक राउंड जब चारों तरफ बनाया जाता है तो उसका सूत्र हमने बताया 2πr। ये मैं आपको वक्र पृष्ठ निकालने के लिए बता रहा हूँ। वक्र पृष्ठ समझ लिए, पूरा उसका क्षेत्रफल, तो इसके चारों तरफ एक डोरा यदि लपेटा जाए तो उसकी लंबाई 2πr होगा, और जैसे जितना ज्यादा उसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा डोरे की लंबाई लगेगा, तो 2πr उसमें लगा देंगे h, तो इसका वक्र पृष्ठ होता है 2πrh। और यदि इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाए, क्या पूछा जाए, संपूर्ण, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाए तो इसमें जो नीचे का तल है और ऊपर का तल है उसको भी जोड़ देंगे। तो एक तल जो होता है उसका सूत्र होता है πr², तो हो जाएगा 2πr²। अब इसमें 2πr हम ले लेंगे कॉमन, यहाँ बचेगा h प्लस वहाँ बचेगा r,
एच और आर। तो यहाँ पर जो संपूर्ण पृष्ठ है बेलन का उसका सूत्र होगा 2πr कोष्टक में h प्लस आर, कोष्टक में h प्लस आर। ठीक इसी प्रकार से आप लोग सूत्र देखिए। और मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, कल इसी समय आप लोगों को हल दिखाएंगे। जय हिंद।